मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जो सेगमेंट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे सीए में भी है, सीए सीईटी में भी है और सीएमए में भी है। यहाँ पर बेसिकली आपको लॉ का नॉलेज, बेसिक नॉलेज दिया गया है, जिसमें हम लोग बेसिकली जो यहाँ पर दिया है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके पास दिया गया है। उसके भी केवल इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पर इसमें लॉ के सेगमेंट में, ठीक है। सीए में इसके अलावा सेल ऑफ गुड एक्ट भी है, कंपनीज लॉ भी है, सेम सीए सीईटी में थोड़ा लॉ का और ज़्यादा पोर्शन है। तो इस स्टेज पे जो इंस्टीट्यूट चाहता है, इंस्टीट्यूट इस स्टेज पे सिर्फ आप लोगों से इतना चाहता है कि आपको लॉ का बेसिक नॉलेज समझ में आ जाए, आपको लॉ पढ़नी आ जाए कि लॉ को पढ़ते कैसे करके हैं, उसमें सेक्शंस कैसे होते हैं और केस स्टडीज कैसे करके होती हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सेक्शंस को लर्न नहीं करना है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि आप इसमें सेक्शंस को लर्न करें। बट जहाँ पर एलिमेंट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर का एलिमेंट है, वहाँ पर तो खैर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट लेकिन जहाँ पर एलिमेंट आ जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का, वहाँ पर हम लोग ये पर्टिकुलरली सजेस्ट करते हैं आपको कि आप इसमें क्या करें कि सेक्शंस वगैरह को लर्न करें साथ में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हम आपको बताते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप लोग क्या करें साथ में लर्न करते रहिए। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हम लोग साथ साथ में गाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये आपका लॉ सेगमेंट के अंदर आएगा, सीए, सीएसईटी, सीएमए, तीनों में ये जो सेगमेंट है हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूड की गई है उसका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि क्या है। ये जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर पे है, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसकी लॉ है, which came into force on the first day of September 1872 and it applies to whole of India, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई होती है? होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होती है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं होगा, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद पे ये एप्लीकेबल होगा वहाँ पर भी। बट आपको अपने इंस्टीट्यूट की बेसिक गाइडलाइन देनी पड़ेगी कि उसने आर्टिकल 370 को इफेक्टिव कर दिया है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्या नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी आपका आर्टिकल वहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको कहेगा, अकॉर्डिंगली आप पढ़ेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा है, एक्सेप्ट वर्ड हमने यूज़ किया कि पूरे भारत में ये एप्लीकेबल है, केवल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, ठीक है, अभी के हिसाब से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ये दिया गया है कि इट इज कंटेन्ड इन सेक्शन 1 to 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। 1 से लेके 175 सेक्शन तक इंक्लूड है। These principles apply to all kind of contract irrespective of their nature. Special contract are contained in section 124 to 238. These special agreement indemnity हो गया, गारंटी हो गया, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ठीक है, वहां पर ये इंक्लूड है। बट अभी आपके पास जो है वो सेक्शन 1 से लेके 75 तक का सेक्शन जो है वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर, इट इज नोटेड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट जस्ट इन पर्सोनेम and not just in rent. Just in personam mean right against or in respect of specified person, ठीक है। just in personam में डील करता है। under the contract of act the right is available only against particular person, ठीक है। जो किस में एप्लीकेबल है? पर्टिकुलर पर्सन में एप्लीकेबल है। जैसे A owes 50,000 to B and B has the right to recover the amount from A, ठीक है। उसके राइट है this the right of A to recover the amount from A B, ठीक है, from B, the right of A to recover the amount from B is just in personam, okay। just in rem means against or in respect of thing, that is in respect of the thing, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। The term contract is defined in section 2H of the Indian Contract Act. अब आपको ये सेक्शन यहाँ पे याद रखना है, सेक्शन 2H,
तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, सेक्शन 2H की बात कर रहे हैं। 2H में इसकी डेफिनेशन दी गई है और ये डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड है यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आप करेक्शन कर लेंगे। तो कोई भी एग्रीमेंट, किस चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोई भी एग्रीमेंट, एनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, जो लॉ एनफोर्स करा सकती है। ठीक है, कोई किसी भी एग्रीमेंट को जिसको लॉ एनफोर्स करा सकती है वो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी रहती है यहाँ पर। एक तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर एग्रीमेंट, ठीक है, एक हमारे पास है यहाँ पर एग्रीमेंट का होना और दूसरा हमारा है एनफोर्सेबिलिटी का होना। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट कर लेंगे हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है हमारा यहाँ पे, एक एग्रीमेंट और एक हमारा एनफोर्सेबिलिटी का होना जरूरी है, तभी जाके हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, जिसको हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर हम उसको लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे एक डेफिनेशन आती है कि फिर एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस क्या है। तो हमने एग्रीमेंट को भी डिफाइन किया है, इसका जो डेफिनेशन वाला सेगमेंट है वो सेक्शन 2E है। ठीक है, तो सेक्शन 2E क्या बोलता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो प्रॉमिस द फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब है, जैसे आपने बोला क्या सर आप हमें पढ़ाओगे, ठीक है, मैंने बोला हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये क्या हो गया, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। आगे पूरा एक चैप्टर आएगा कंसिडरेशन, यहां पे सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें समथिंग इन रिटर्न का होना बहुत जरूरी है। तो वो प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर विल बी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है यहां पर, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। जब भी हम किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर देते हैं, कोई प्रपोजल आया, कोई ऑफर आया, हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं, तो वो प्रपोजल हमारा क्या बन जाता है, दैट बिकम अ प्रॉमिस। ठीक है, तो हमारा एग्रीमेंट के लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है, एक ऑफर का होना जरूरी है और दूसरा एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। अगर हमारे पास ऑफर है और एक्सेप्टेंस है तभी जाके वो हमारा क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो अब आज आगे आते हैं, कंडीशंस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। इन्फोर्सिबिलिटी होने के लिए जरूरी क्या है, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अभी नेक्स्ट में आ जाएगा। देयर मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टीज क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। उसमें लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, अभी आगे नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, एंड दैट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एनफोर्सेबिलिटी आ जाएगी उसमें। ठीक है, अब ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एनफोर्सेबिलिटी को। तो कोई भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके लिए एसेंशियल्स क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी हैं। पहला है देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो उसमें ऑफर का होना जरूरी है और ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस का होना भी जरूरी है। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर है और उसका कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, उस ऑफर का कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए हमें दो चीजें क्या क्या जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। द ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम द एग्रीमेंट। तो जब हमारा ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, यहां पे एक वर्ड भी यूज होगा, कॉन्सेंसस एड आइडम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीटिंग ऑफ द माइंड। तो यहां पे दोनों पार्टी के बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। दे मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टी सेम थिंग और सेम सेंस में एग्री करनी चाहिए। ठीक है, आप ऐसे करके मान लो कि आपने बोला क्या सर आप हमें पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा,
ठीक है। तो क्या ये एक एग्रीमेंट है, क्या ये एक कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए अगर आपने सोचा कि क्या सर आप चाह रहे थे ये कि क्या आप हमें आईआईटी के लिए पढ़ाओगे, आपने सोचा, और मैं सोचा था कि आप सीए के लिए पढ़ने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉन्सेंसस एड आइडियम नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि मीटिंग ऑफ द माइंड नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ इतनी सी बात मुझे बोली कि क्या सर आप हमें पढ़ाओगे, मैंने कहा हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट? नॉट, बिकॉज देयर इज नॉट कॉन्सेंसस एड आइडियम, म्यूचुअल कंसेंट नहीं है माइंड की, ठीक है। There must be legal obligation. An agreement must create a legal obligation, an obligation enforceable by law. If the parties do not intend to create legal obligation, there is no contract. ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो वहां पे लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एनफोर्स करा सके, इसी पर्टिकुलर चीज को हम एनफोर्सेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने मुझे बोला कि क्या सर आप मुझे मर्डर करना सिखाओगे, ठीक है। मैंने बोला हाँ मैं आपको मर्डर करना सिखाऊंगा, मैं आपसे इतनी फीस लूंगा ये काम सिखाने की, ठीक है। आपने बोला ठीक है मैं ये फीस दे दूंगी, तो आपने मुझे ये फीस दे दी, उसके बाद मैंने आपको नहीं सिखाया, तो आप क्या कोर्ट जाके इसको एनफोर्स करा सकते हो? नहीं करा सकते हो आप इसे कोर्ट जाके, क्योंकि वो वहां पर क्या नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इस चीज की। तो लीगल ऑब्लिगेशन का होना भी बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, ठीक है। पार्टीज की यहां पे क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब यहां पर यह है कि पार्टीज को फोर्स नहीं करना चाहिए, कोई भी पार्टीज को क्या नहीं करेगा, फोर्स नहीं करेगा कि तुम इस पर्टिकुलर चीज को करो। तो यहां पे 3-4 वर्ड आएंगे। द कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फैक्ट और म्यूचुअल। तो अगर कोई कंसेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया, कंसेंट का मतलब हो गया यहां पर सहमति, ठीक है। इस कंसेंट का मतलब होता है सहमति। तो जो आपकी सहमति है वो किसी दबाव में नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी फ्री, इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कोरेशन, ठीक है। कोरेशन का मतलब होता है धमकी देना, थ्रेट करना, ठीक है। तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट में धमकी देके एंटर नहीं करा सकता, या आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोई अलग टाइप का प्रभाव नहीं डाल सकता है, फ्रॉड के थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करा सकता है, या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर नहीं कराया जा सकता है। अगर आपकी सहमति, ठीक है, जिसको हम कंसेंट कहते हैं, अगर आपकी सहमति फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। फिर द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो कौन कौन, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे माइनर हो गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो माइनर से हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड से हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर किसी माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा। क्यों नहीं कहलाया जाएगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि द पार्टी इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। पार्टी क्या है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब यहां पे सीए में, सीएस में एंड सीएमए में यहां पे आपके पास केस स्टडीज आती हैं इसमें, ठीक है। केस स्टडीज आती हैं। केस स्टडी क्या होता है, केस स्टडी में सिर्फ क्या होता है, एक एग्जाम्पल दिया रहता है, और वो एग्जाम्पल के बेसिस पे, उस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको जज करना होता है कि ये, उसमें आपसे पूछेंगे कि आप अपना आंसर दो रीजन के साथ में, ठीक है। क्योंकि सीए में ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आपको आंसर रीजन के साथ में लिखना पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने ऐसे करके बोल दिया कि ए एक माइनर पर्सन था, उसने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया और उसमें कंसिडरेशन भी थी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी था, पर ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन के साथ में आपसे पूछते हैं वो, ठीक है। तो वहां पर आपको यहां पर रीजन देना पड़ेगा। जैसे आप ये बोलोगे नो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, देन यू हैव टू गिव द रीजन, एंड व्हाट द रीजन यू विल गिव, दैट as the Mr. A is a minor person, he is not competent to contract, that's why it is not considered as a contract. तो ये केस स्टडीज जो हैं ये सॉल्व करने के लिए आपको जरूरी है कि आपको क्वेश्चन का लॉजिक पता हो, क्वेश्चन के बारे में उस फैक्ट पता हो,
तभी जाके आप उसका रीजन दे सकोगे। तो वहां पे हाफ मार्क्स, जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स तो यस नो के लिए होगा, और 1.5 मार्क्स जो होगा वो आपके रीजन के लिए होगा। तो वो आपको रीजन साथ साथ में देने पड़ेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके साथ साथ में आपको दिए हैं, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे आपको साथ साथ में एग्जाम्पल दिए हैं तो वो आप कर सकते हैं, दैट इज ओनली द केस स्टडीज, ओके। जैसे इसमें हमने दिया ए माइनर बोरोड, अब ए कौन था यहाँ पे, माइनर था, तो ये क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि ए क्या था, माइनर पर्सन था। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था यहाँ पे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कंसिडरेशन होनी जरूरी है। तो कंसिडरेशन का मतलब यहां पर क्या होता है, कंसिडरेशन का मतलब यहां पर होता है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो समथिंग इन रिटर्न तो है क्वेश्चन में, चलो मान लिया हमने क्वेश्चन में समथिंग इन रिटर्न है, बट दैट समथिंग इन रिटर्न विच यू आर गिविंग टू मी दैट शुड ऑल्सो बी लॉफुल, ठीक है, दैट शुड ऑल्सो बी लॉफुल। एग्जाम्पल मैं एक क्रिएट कर देता हूं आपके लिए कि जैसे मैंने वो, आपने बोला क्या सर आप मुझे पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपने बोला इसके बदले मैं आपको फीस कैश में नहीं दूंगा, इसके बदले में मैं कोई आपको इलीगल ड्रग्स आपको दे दूंगा जिसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज हो गई, ठीक है। तो आपने मुझे वो इलीगल ड्रग दे दी, ठीक है। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, that is not a valid contract. Because what is the reason that it is not a valid contract? The reason behind that it is not a valid contract is the consideration which is given by the other party is not legal. That consideration which you are giving to me is not legal. वो हमारे पास कौन सी कैसी consideration, legal नहीं है, ठीक है। तो examples बहुत सारे create करे हमने, वो आप साथ साथ में देखते रहेंगे। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है लॉफुल होता है। इसमें हमने अभी जो मैंने आपको मर्डर सिखाने वाला एग्जांपल था वो भी इसमें आ सकता है एग्जांपल, कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो भी हमारा उसका मेन उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी हमारा उद्देश्य होगा वो उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। नेक्स्ट आता है द एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है, मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। इसका मतलब होता है कि जिस कंट्री में वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे उसको वॉइड नहीं डिक्लेयर करना है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्ट को मना कर दे कि इस टाइप के एक्ट नहीं होने, ठीक है, और उसके बाद हम उस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी सरकार ने, जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी पे बैन लगा दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सरकार ने लॉटरी पे बैन लगा दिया, तो लॉटरी पे अगर बैन लगा दिया, ठीक है, लॉटरी पे अगर बैन लगा दिया उसके बाद भी हम वैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन। वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, सर्टन। देयर मस्ट बी सर्टन इन अदर वर्ड एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज नॉट सर्टन। वो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, सर्टन होना चाहिए, ठीक है। अब सर्टन का मतलब समझ लो क्या होता है। जैसे आपने बोला मुझे कि क्या सर आप मुझे पढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आप मेरे पे पढ़ने के लिए आ गए, मैंने बोला अच्छा मैंने तो सोचा था कि 20 साल बाद आपको पढ़ाऊंगा, आपकी क्लास तो 20 साल बाद है, और 20 साल मतलब आप बोलो कि 1 जनवरी 2040 में आप आ जाना पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, कि कब होगा, तो वहां पे जो उसकी वर्डिंग होगी दैट मस्ट बी सर्टन हुज मीनिंग इज नॉट सर्टन इज नॉट अ वैलिड, ठीक है। उसका सर्टन होना जरूरी है, कब के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है। फिर द परफॉर्मेंस ऑफ द मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल। जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको जादू से पास करा दूंगा, ठीक है, मैंने कहा आप मेरे पास आना, मैं आप आंख बंद करना, मैं कोई जादू करूंगा और जादू करने के बाद आपको पास करा दूंगा, ठीक है। तो द परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या हो गया, इम्पॉसिबल। आप भी समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको जादू से पास करा दूं, नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है, द परफॉर्मेंस ऑफ इम्पॉसिबल, द एग्रीमेंट ऑफ इम्पॉसिबल एक्ट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, यहाँ पे हमारी जो एक्ट है वो क्या है, इम्पॉसिबल एक्ट है। इम्पॉसिबल एक्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इम्पॉसिबल एक्ट का मतलब हो गया कि वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो इम्पॉसिबल एक्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, वैलिड नहीं होगी। फिर हम आते हैं काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अलग अलग टाइप में हमारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होता है, इज दैट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ से एनफोर्सेबल किया जा सकता है, जिसको हम लॉ में एनफोर्स कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या बन गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट विच इज नॉट एनफोर्सेबल, जैसे मैंने आपको मर्डर वाला एग्जांपल दिया था। तो जो हम लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते, तो उस टाइप का जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन भी दी है, तो वो आप देख लेंगे। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब आता है तीसरा नंबर का, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक पार्टी की तरफ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है, जैसे मैंने किसी से उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, ठीक है, तो मेरी तरफ से तो वैलिड है, बट उसकी तरफ से वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को धमकी देके बोला कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाओ, तो वो पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गया उस धमकी की वजह से, तो उसकी कंसेंट कौन सी है, लॉफुल, फ्री नहीं है, so that particular contract will be considered voidable. In the simple words you can understand in this way, when the contract is valid at the option of one party but is not valid at the option of other party. ठीक है, ये हो गया। फिर अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप क्या नहीं करा सकते हो, एनफोर्स नहीं करा सकते हो। जनरली जिसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करा पाओगे। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा पाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो राइटिंग में हो, वर्ड्स में हो, वर्ड ऑफ माउथ में हो, जिसमें हमने सारी बात क्लियर कर दी, चाहे वो बोल के करी, चाहे वो लिख के करी, लेकिन जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशन थे वो सारी बातें हमने उस पर क्या कर दी, मेंशन कर दी। तो वो टाइप का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे जिस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें लिखी नहीं गई है, बोली नहीं गई है, लेकिन समझ गए हम कि ऐसा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ऐसा होगा, तो वो टाइप का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जांपल आप समझ लो, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में आपने बोला कि मुझको मेन्यू दो, मुझे ये खाना है, ये खाना है, ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर किया, ये ऑर्डर किया। ठीक है, अब आपने उसमें ऑर्डर किया, तो व्हेन दैट पर्सन इज टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम यू, डू ही आस्क यू फ्रॉम फॉर दैट यू विल गिव द मनी, वो पूछता है आपसे कि इस चीज के पैसे दोगे, इस चीज के पैसे दोगे, इस चीज के पैसे दोगे, हर बात के बारे में नहीं पूछ रहा है वो आपसे। क्यों नहीं पूछ रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पे इम्प्लाइड बात है कि व्हेन यू आर ऑर्डरिंग समथिंग, जब आप किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसके पैसे देने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है। ठीक है, एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो उसे करती है। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, ये लिखा है यहाँ पे, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या बात लिखी है यहाँ पे कि इंटेंशन नहीं थी, वहां पे दो पार्टी के बीच में इंटेंशन नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आए, लेकिन वो फिर भी ऐसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं जहां पे एक पार्टी के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आ जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का डॉग खो गया, ठीक है, अब वो मिस्टर ए को वो डॉग मिल गया। ठीक है, अब मिस्टर ए को डॉग मिल गया तो मिस्टर ए ने उसको खिलाया पिलाया, 10 दिन तक रखा, ढूंढने की कोशिश करी, न्यूज़पेपर में ऐड डाला कि ये डॉग मुझे मिला है, तो क्या ये एक कोई लीगल ऑब्लिगेशन थी मिस्टर बी का, जैसे डॉग खोया था, तो क्या मिस्टर बी और मिस्टर ए के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुमको डॉग मिलेगा, तुम उसको खिलाना पिलाना, ये सारी चीजें करना? ठीक है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, इंटेंशन भी नहीं थी। तो आगे जाके अगर मिस्टर ए मिस्टर बी से चार्ज करे कि मैंने उसे 10 दिन अपने पास रखा और 10 दिन अपने पास रखने में मुझे 5000 का खर्चा हो गया, ठीक है, मुझे 5000 का खर्चा हो गया, उसे 10 दिन अपने पास रखने में 5000 का खर्चा हो गया, तो ही कैन क्लेम दैट अमाउंट फ्रॉम मिस्टर बी। सो दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर टर्म्ड एज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपको समझ में, अब
ये बात आप बिल्कुल समझ के चलना कि ये केस स्टडी में जब बन के आते हैं, जब ये चीजें केस स्टडी में बन के आती हैं, ठीक है, तो आपको अगर उसकी कहानी पता है तो आप इजीली उसमें क्या कर पाओगे, जजमेंट दे पाओगे, ठीक है। फिर है हमारे पास यहाँ पे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म, जिसमें एक पार्टी को ही ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी पड़ती है, दूसरी पार्टी को ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करनी पड़ती। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलैटरल टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। दोनों पार्टी को साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ में उस ऑब्लिगेशन को क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। फिर है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे हम बोलें कि मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने बोला मैं फीस दूंगा, मैंने आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया, आपने मुझे फीस दे दी, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर टर्म्ड एज ए एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, जो कंप्लीट नहीं हुए, फिनिश नहीं हुए, अभी चल रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर टर्म्ड एज ए एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर नेचर एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो था बिल्कुल बेसिक्स इसके पढ़े हैं। तो ये सारे बेसिक्स आपको आगे जाके हम इसके इन डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, आगे जाके हम इसके इन डेप्थ में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको लॉ बेसिक में पढ़नी है, लेकिन जहाँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वहाँ पे मैं अपने आप से आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताता रहूँगा, हाईलाइट करता रहूँगा, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करता रहूँगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे भी हाईलाइटर यूज़ कर दिया तो वहाँ पे उनके कीवर्ड आ रहे होंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आज हमने इसकी बेसिक क्लास कंप्लीट करी है, जिसमें हमने ये सारी बातें कर ली हैं कि बेसिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, और लॉ का आपको थोड़ा सा बेसिक भी बता दिया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।